Hello everyone, good morning. Welcome to the Manunlo classes. Today is 12th of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to revise the previous day session with the help of MCQs. So guys, try to reply the question with the correct facts and correct option. If you joined the session on the last day, and also try to reply before I provide you the correct answer. So let's start. India has signed a free trade agreement with which of the following countries? कौन से कंट्रीज के साथ में इंडिया ने रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान। देखो, इसमें ब्रिटेन इंक्लूडेड नहीं है, इसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं है, बट स्विट्जरलैंड एंड सऊदी अरबिया ये दोनों हैं, बिकॉज सऊदी अरबिया के साथ हम पहले ही साइन कर चुके थे। नेक्स्ट, आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे एंड ब्रिटेन। यहाँ पर ब्रिटेन की वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान और ब्रिटेन के साथ में हमारा FTA नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिकॉज रिसेंटली इंडिया ने आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड ये 4 कंट्रीज हैं, इनके साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज आर। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर्स कौन कौन हैं? ये अभी रिसेंटली न्यूज में थी। क्या आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड? ब्रिटेन बिल्कुल इसका पार्ट नहीं है। आइसलैंड यस, लिechtenstein यस, बट यूक्रेन नो। यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में है स्विट्जरलैंड। यस, स्विट्जरलैंड इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इसमें 3 कंट्रीज तो ठीक है, बाकी इनकरेक्ट है। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्पेन। स्पेन इसका पार्ट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। जो अभी 4 कंट्रीज के साथ में इंडिया ने अपना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, एक्चुअल में वो किया है हमने किसके साथ में? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसके साथ में हमने ये क्या किया है? साइन किया है। ठीक है, तो इसी के ये 4 मेंबर हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इनकी कैपिटल्स आप लर्न कर लेना। जो बेसिक से एग्जाम्स होते हैं, कई बार उनमें कैपिटल भी पूछ ली जाती है ऐसे ही कंट्रीज की जिसके साथ में इंडिया का कोई रिलेशन रिसेंटली रहा हो या इंडिया ने उसमें ऐसा कुछ इंटरेस्ट शो किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास में है, इनमें से हमको करेक्ट देखना है। देखो, यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन both are customs union? No, it's incorrect option because European Free Trade Association is not a custom union. Next, Reykjavik is the capital of Norway? No. Reykjavik is the capital of Iceland? ये बताइए आप। और ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। देखो, इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास में है ओस्लो, है ना। ओस्लो हमारे पास में क्या है? करेक्ट कैपिटल है किसकी? नॉर्वे की। हालांकि इसमें एक ऑप्शन और करेक्ट है, जो रेक्जाविक है वो कैपिटल है आइसलैंड की। ठीक है, ये मिस्टेक हुई है इसमें चेंज एडिटिंग में, तो कोई नहीं, आपके पास में दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। रेक्जाविक इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड एंड ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन में अंदर ही अंदर कुछ क्या चल रहा है, कुछ इनटॉलरेंस या कुछ प्रॉब्लम्स, है ना, आपस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन नेचर वाली, वो कुछ है अंदर ही अंदर। तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो काफी न्यूज में है। यहाँ पूछ रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अरुण गोयल, राजीव कुमार,
शक्तिकांत दास या राजीव रंजन, ये कौन है? देखो अरुण गोयल तो आपको पता होगा कि ये इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, और इन्होंने ही रिसेंटली क्या किया है, रिजाइन किया है। इन्हीं की वजह से इलेक्शन कमीशन रिसेंटली न्यूज में रहा है और अभी भी है। राजीव कुमार जो है, he is the current chief election commissioner of India. So the correct answer is B. Next question number 5. The ECI, Election Commissioner of India, Commission of India controls, supervise and direct the entire process of the election to the, जो ECI है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, डायरेक्ट करता है इलेक्शन की एंटायर प्रोसेस को। अब इसमें कौन कौन से इलेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है? पार्लियामेंट यस, स्टेट लेजिस्लेचर यस, बट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो ईसीआई के सुपर उसमें ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते, ये इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग से 73rd और 74th जो अमेंडमेंट हुए थे, है ना, वो लोकल गवर्नमेंट को उनमें इलेक्शन कराने के लिए अलग से वहाँ इलेक्शन कमीशन की जो है प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं। प्रेसिडेंट यस, स्टेट लेजिस्लेचर यस, बट म्युनिसिपल काउंसिल उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये आती हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अंदर। पार्लियामेंट यस, स्टेट लेजिस्लेचर यस, वाइस प्रेसिडेंट यस और प्रेसिडेंट यस। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी हम देख लेते हैं। ऑल द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट टू नेशनल लेवल गवर्नमेंट, नो। लोकल गवर्नमेंट्स का जो इलेक्शन है, इट्स नॉट on in the purview of or in the jurisdiction of the Election Commission of India. The Election Commission of India is responsible for control, supervision and direction of the elections for state legislature, vice president, president और आपके जो एमएलए वगैरह जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं इस सेंस में, या जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, उन सब का इलेक्शन जो है कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, किस डेट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी और 1950 में। 1950 में हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सो दैट्स व्हाई ऑन 25 जनवरी we celebrate national ... डे। अब आप बताओगे मेरे को कि कौन सा डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, अदर सेशंस में भी हमने इसको डिस्कस किया था। 25 जनवरी का जो हमारा डीएनए था उस दिन भी हमने इसको डिस्कस किया था। इन विच ईयर द एज ऑफ वोटिंग वाज चेंज्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। तो जो एज थी पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी, दैट वाज चेंज्ड टू 18 ईयर्स टू बिकम अ वोटर। सो इट वाज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कौन सी ईयर में हुआ ये? 1980, 1990, 1989, 1999। सो द करेक्ट आंसर आप बता दीजिए फटाफट से, दैट इज करेक्ट आंसर 1989। इस साल दिस ईयर जो वोटर्स की एज है वो 21 से 18 कर दी गई। इन द सेम ईयर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। ठीक है, 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। अदरवाइज इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। अदर 2 कमिश्नर जो है बाद में ऐड किए गए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रितकर प्राइज। प्रितकर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड? इसको कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो प्रितकर अवार्ड जो है वो किस फील्ड में अवार्ड किया जाता है? साइंस, कंप्यूटर, आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स। सो द करेक्ट आंसर इज आर्किटेक्चर, बिकॉज रिसेंटली एक व्यक्ति को ये जो है अवार्ड दिया गया है और वो व्यक्ति है एशिया के। अब मैं कंट्री का नेम नहीं बताऊंगा, आप मेरे को बता दो कि जिस व्यक्ति को यार इस बार का जो ये प्राइज मिला है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
हु गॉट द प्रित्कर प्राइज इन 2024? किसको मिला है ये? रिकेन यामामोटो, बालकृष्ण दोषी, हयात फाउंडेशन, मनोज सुदर्शन। देखो एक्चुअल में द आंसर इज रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो को इस बार का प्रित्कर प्राइज मिला है और इस प्राइज को सबसे ज्यादा अब तक जिस जो कंट्री है जिसके लोगों को मिला अब तक वो है जापान। तो मैक्सिमम टाइम इस अवार्ड्स को लेने वाले लोग कौन हैं? जापान के लोग हैं। तो इससे सिंपल सी बात निकल करके आती है कि रिकेन यामामोटो भी कहाँ के हैं? जापान के। ये लो आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने रिप्लाई कर दिया। बालकृष्ण दोषी, कल मैंने इनका नाम डिस्कस किया था। ही इज द ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया जिसको ये जो प्रित्कर अवार्ड है ये मिला है। 2018 में इनको मिला था। अदरवाइज इंडिया में ऐसा लगता है कि भाई जो बहुत ज्यादा आर्किटेक्ट है वो है नहीं, ठीक है। ऐसा लगता है कि जब हम इसको प्राइज वगैरह नहीं विन कर पा रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द राइट टू रिपेयर पोर्टल टू कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स एक्सेट्रा इन इंडिया? इनके वेस्ट से बचने के लिए राइट टू रिपेयर एक पोर्टल बनाया है रिसेंटली। तो वो किस मिनिस्ट्री ने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। So which is the responsible ministry which has launched the right to repair portal? The correct answer is Ministry of Consumer Affairs. ये करेक्ट आंसर आपके पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। कल हमने डिस्कस किया था एक इकोनॉमी के मॉडल के बारे में जिसमें मेक, यूज एंड रिसाइकल का कॉन्सेप्ट चलता है। तो आर एसोसिएट, ये जो कॉन्सेप्ट है किससे एसोसिएट करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी, लीनियर इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो इसके लिए काम करता है, मींस एसोसिएट करता है मेक, यूज और रिसाइकल के कॉन्सेप्ट को? देखो ये है आपका सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। जो सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल है ये प्रोमोट करता है किसको? कि प्रोडक्ट जो है वो यूज हो, मींस प्रोडक्ट को बनाया जाए, बनाने के बाद उसको, जैसे यहां मैं कहूं कि मेक, यूज और रिसाइकल, ठीक है। प्रोडक्ट को बनाया, उसको यूज किया, फिर बाद में रिसाइकल करके फिर से कुछ नया उससे बना लिया हमने, फिर उसको यूज किया, मींस इसको कहते हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। तो इंडिया अभी इस पर काम कर रहा है जिससे कि हम वेस्टेज से बच सकें और इस राइट टू रिपेयर पोर्टल के थ्रू जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, मशीन के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब में जो रिपेयर है उसको प्रमोट किया जाएगा कि बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स को यूज करके मार्केट में हम फेंक ना पाए उसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। आज मैंने 12 क्वेश्चन इसलिए ऐड किए हैं बिकॉज लास्ट डे सेशन में हमने केवल 7 क्वेश्चन ऐड किए थे, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, लेकिन आज बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें बन रहे थे। मैं और भी बना सकता था 15 से 20, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इन जो आज जो कल जो हमने न्यूज डिस्कस की थी। तो हु इज द ओनली इंडियन टू विन प्रित्कर प्राइज? जो प्रित्कर अवार्ड जो है ये इंडिया में भाई किसको मिला? अभी ऊपर ही डिस्कस करके आए थे हम, आप बता दीजिए। सुदर्शन दास, बालकृष्ण दोषी, नगेंद्र सिंह, मोहनलाल कौशल। एक्चुअली में ये व्यक्ति हैं बालकृष्ण दोषी, इनको मिला है ये अवार्ड, ठीक है। अब देखो आप एक आइडिया लगाओ कि जो लोग मेरे साथ डीएनए डेली डिस्कस करते हैं, एवरेज 10 क्वेश्चंस हम पर डे डिस्कस करते हैं, 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू, फिर उनका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं हम, है ना। तो 10 क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं और 4 दिन छुट्टी रहती है, मानो संडे को नहीं आता हमारा, ठीक है, तो उसको भी हम घुमा फिरा करके ऐड कर लेते हैं कहीं ना कहीं, 10 क्वेश्चंस पर डे, तो 26 डे होते हैं हमारे पास में, है ना। मतलब 260 क्वेश्चंस एवरी मंथ हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसको यदि आप 360 से 5 दिन और निकाल दीजिए, मैं इसका 350 से ही अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आप देखिए कि कितने क्वेश्चन आप 1 ईयर में कंप्लीट कर ले जाओगे, है ना। या 10 मंथ का भी अगर आप
इसको अप्लाई करोगे तो 2600 क्वेश्चन आप एक मीन्स 10 मंथ में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें 520 क्वेश्चन 520 क्वेश्चन और अगर इसमें आप ऐड कर दोगे, इतने क्वेश्चन आप एवरी ईयर यहाँ पर हम डिस्कस करवा रहे हैं। तो जीके आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बड़ी आसानी से आप जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखो जीके कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं से जाएं और मार्केट में मेडिकल शॉप वाले से बोले कि सर एक कैप्सूल दे दो जीके का, तो आप उसको पानी के साथ में ले लें, निकल जाएं और बस आपको जीके आ गई। नहीं, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज कि आपको कंटिन्यूअस कहाँ रहता है, अपडेट रहना होता है, चीजें पढ़ते रहने होता है, तब आपकी जीके अच्छी हो पाती है। मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टर्मिनोलॉजी, आज की न्यूज पर हम पहुंच गए हैं। सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन अग्नि 5 मिसाइल। हमने क्या किया है कि एक री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, अभी इसका टेस्ट किया है कौन सी मिसाइल के साथ में, अग्नि 5 मिसाइल के साथ में। नाउ लेट्स हैव द की पॉइंट्स अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। ऑन मंडे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी अनाउंस किया कि जो डीआरडीओ है, अब देखो यहाँ से क्या पॉइंट मिला आपको कि इस मिसाइल को किसने डेवलप किया है, इस प्रोग्राम को, इस टेक्नोलॉजी को, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड द अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें क्या था, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इस टेक्नोलॉजी का रिसेंटली हमने सक्सेसफुली क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया इसको। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो कौन से मिशन का पार्ट है, ये है मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्पेस एजेंसी नहीं सॉरी डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम बहुत अच्छे वेपन्स वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहे हैं, उसी के अंदर है ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV। तो इसको हमने टेस्ट कर लिया। अब ये है क्या, देखो अभी और बेसिक जान लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है और क्या है ये। इस फ्लाइट का जो टेस्ट हुआ कहाँ से हुआ, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है वो कहाँ पर है, तो वो उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ से टेस्ट हमने किया है। MIRV टेक्नोलॉजी को अब हम समझते हैं। देखो नॉर्मली सपोज करो आपके पास में बहुत सारे टारगेट्स हैं, ठीक है, इतने सारे टारगेट्स हैं और आपने एक राइफल से इनको शूट करना है। आप क्या करोगे, जितने ये टारगेट हैं उतने ही आप क्या करोगे, राउंड फायर करोगे। मींस जितने ये टारगेट पर आपको उतनी ही मिसाइल्स क्या करनी होंगी, फायर करनी होंगी। तो एक एक मिसाइल पर हर एक टारगेट के लिए चाहिएगी, है ना। तो कितना बहुत ज्यादा खर्चा उसका होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अभी रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, MIRV टेक्नोलॉजी मींस सिंगल मिसाइल कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स। इसमें बहुत सारे जो बम होंगे वो एक साथ में ले जाए जा सकेंगे और इट विल एंश्योर दैट अ सिंगल मिसाइल कैन डिप्लॉय मल्टीपल वॉरहेड्स एट डिफरेंट लोकेशंस। तो ऐसे ही अगर बहुत सारी लोकेशंस पर हमको बम गिराने होंगे तो ये अकेली मिसाइल सबको जो है सबके ऊपर एक एक बम डालती हुई चली जाएगी। जैसे खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, जब टेबल पर बैठते हैं वेटर आता है, वो सब तो क्या करता है, वो सबके पास खाना देता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, देता है कि नहीं होता। जो कहीं पर दावत वगैरह भी होती है तो वहां पर भी तो सबको एक एक लड्डू रसगुल्ला देता हुआ चला जाता है। ये मिसाइल क्या करेगी, मींस सबके लिए अलग अलग वेटर नहीं लगेगा। इसका क्या काम होगा, ये मिसाइल आएगी सब जगह पर एक एक बम गिराती हुई चली जाएगी। तो एक ही मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स को शूट किया जाएगा। और अब अगर हम इसको नोट करें तो इंडिया ने जब ये टेस्ट किया सक्सेसफुली, तो इंडिया जो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज हैं जिनके पास में ये टेक्नोलॉजी है उसमें शामिल हो गया। कौन कौन से कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया और चाइना। तो ऑलरेडी हमारे पास 5 कंट्री ऐसे थे, है ना, जिनके पास में ये टेक्नोलॉजी थी। अब छठवां हो गया इंडिया, अपना भारत, तो उसके पास में भी ये टेक्नोलॉजी आ गई। और देखो एक कोइंसिडेंस देखिए आप यहाँ पर, USA, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये पांचों ही कंट्री हैं जो UNSC में भी क्या है, परमानेंट मेंबर है। ठीक है, अग्नि सीरीज की अगर हम बात करें तो ये इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम है उसका बैकबोन है। यही वो हमारी मिसाइल है, यदि हमको किसी पर न्यूक्लियर अटैक करना होगा
तो इसी मिसाइल की हेल्प से हम ये कर पाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसे करके स्टेजेस बनी हुई हैं बहुत सारी, तो उन्हीं के थ्रू ये काम करेगी। अग्नि मिसाइल की जो रेंज है 5000 किलोमीटर है। हालांकि बताने के लिए 5000 किलोमीटर है, इसमें हमारे पास ऐसे भी वर्जन हैं जिनकी रेंज 10,000 किलोमीटर भी है ना। तो बताया नहीं गया भले, लेकिन है अपने पास में अग्निफाइल मिसाइल। डेवलप इसको किसने किया है? डीआरडीओ ने, है ना। टेक्नोलॉजी आपको बता ही दिया, इंडिया जो है ग्रुप में शामिल हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड CAA रूल्स अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके रूल्स हमने क्या कर दिए हैं? नोटिफाई कर दिए हैं। और अब जान लेते हैं इसके बारे में क्या है बेसिक। देखो, इसका एज द नेम सजेस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं उसमें क्या कर रहा है? ये अमेंडमेंट कर रहा है, चेंज कर रहा है CAA जो हमारे पास में लॉ है ना। शॉर्टली बिफोर द ये सब हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो लेकर के आए हैं 2024, इसका नाम है ना। अब हमको पहले ही पता है कि 2019 में हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया था, लेकिन उसको हमने उसके रूल्स वगैरह जो है फ्रेम नहीं किए थे गवर्नमेंट ने। अब उन्होंने ये फ्रेम कर दिए। क्या क्या है? देखो, इस लॉ का काम क्या है जो भी नया अमेंडमेंट इसमें हुआ है? तो द लॉ हेल्प पीपल विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम, मींस ये जो लॉ है CAA, ठीक है, इसका क्या काम है? टू गिव सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप देने का कानून है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये किसी से किसी की सिटीजनशिप को छीनने का काम नहीं करेगा ये लॉ। ये केवल किस लिए है? टू गिव, ओनली गिव। ये गिव करने किसके लिए? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियंस और जैन कम्युनिटीज। इस ये जो कम्युनिटीज है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, ये लोग अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं तो इनको सिटीजनशिप देने के लिए थोड़ा सा क्या कर दिया है? इजी कर दिया है। जो लॉ है उसमें प्रोसेसेस वगैरह को क्या कर दिया है? थोड़ा सा चेंज करके उसको इजी कर दिया है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई भी हिंदू और इस कम्युनिटी से चला आएगा और उसको हम तुरंत सिटीजनशिप दे देंगे, नहीं। उसके लिए इन्होंने कुछ डेट वगैरह फिक्स की है कि उस समय तक यदि कोई इंडिया में आया था और इन कंडीशंस में आया था, उसके पास में ये डॉक्यूमेंट्स थे, तब हम यहाँ की ये कम्युनिटीज हैं उनको हम इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे इजीली, ठीक है। अच्छा, इनको क्यों दे रहे हैं हम? अब यहाँ पर आप बहुत सारी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहे हैं कि जो इस्लामिक कम्युनिटी के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बोला साहब इन्हीं को क्यों दे रहे हैं? देखो, इसके पीछे का कारण क्या है? जो प्रैक्टिकल रीजंस है। इसके मेन रीजंस क्या है? इसके मेन रीजंस है कि ये जो कम्युनिटीज हैं इन तीनों कंट्री में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, यहाँ पर ये सारे के सारी कम्युनिटीज हैं वो क्या है? माइनॉरिटी। मींस वहां पर मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी मानने वाले वहां पर किस धर्म के लोग हैं? इस्लाम के लोग हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कम्युनिटीज हैं इन सबके अगेंस्ट में इस्लाम के मानने वालों की तरफ से क्या हुआ है? उनके साथ में हुआ है क्रूएलिटी। उनकी जो जमीन वगैरह है उनको हड़प लिया गया, उनकी जो बहन बेटी वगैरह होती है उनको उठा ले जाते हैं। ये जो 5-6 देश हैं, ये 3 देश जो है, यहाँ पर हुआ क्या था कि जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो अच्छी खासी मात्रा में, अच्छे खासा परसेंटेज था यहाँ पर लोगों का जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते थे। लेकिन इस समय वहां की परसिक्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ में वायलेंस, है ना, उनके साथ लूट वगैरह, फोर्स्ड कन्वर्जेंस, जबरदस्ती बंदूक की नोक पर उनका कन्वर्जन, ये सब हुआ। और धीरे धीरे करके आज इस स्थिति में ये कम्युनिटी वहां पर पहुंच गई कि ये ना तो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हैं, मीन्स अपने घर में भी अगर इन्होंने भगवान की कोई तस्वीर लगा रखी है तो उसको भी छुपा करके कहीं इधर उधर वो रखते हैं। मीन्स अगर कोई इस्लाम के मानने वाला वहां पर पहुंच जाता है या जो कट्टरपंथी लोग हैं वो अगर पहुंच जाते हैं तो इन लोगों को मार काट डालते हैं। ऐसा वहां पर ये सब होता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से ये कम्युनिटीज कहाँ पहुंच गई? वहां में कोई रह गया है 0.001%, कोई रह गया 1%, जो कभी वहां पर 20% और इतने आसपास में हुआ करते थे, इनको सबको खत्म कर दिया गया वहां पर।
जब इन लोगों को वहां पर खत्म किया जा रहा है, उनकी किलिंग्स हो रही हैं, जेनोसाइड उनके साथ में हो रहा है ना, तो ये लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है कि ये जान बचा करके कहीं पर क्या करेंगे, ये एस्केप करेंगे, कहीं भाग करके जाएंगे। और बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि इंडिया में यदि ये लोग आएंगे तो इंडिया में इन कम्युनिटीज के साथ में यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, कोई भी ऐसा वायलेंस या फोर्स कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं है। तो इन कम्युनिटीज को इंडिया क्या लगता है? सेफ लगता है। हालांकि बाकी सारी कम्युनिटीज के लिए ही इंडिया सेफ है, बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर आपको वर्ल्ड के सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ पर पीसफुली रहते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस लॉ का जो बेसिक थीम है वो ये है कि जिन लोगों के साथ में धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर अगर कहीं परसिक्यूशन हो रहा है, उनके साथ में वायलेंस हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनकी जान को खतरा है, वो यहाँ पर इंडिया भाग करके आ गए। और वो आई थिंक उसमें भी डेट वगैरह भी मैं देख करके बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम इसको डिटेल में। वो डेट वगैरह भी फिक्स किए हैं कि भाई आप अगर इस डेट से पहले आ गए थे तो आपको क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। हालांकि एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ से अभी भी इन कंट्रीज से यदि मुस्लिम्स आते हैं तो उनको अभी भी सिटीजनशिप मिलती रहेगी, और अब भी मिल रही है, आगे भी वो मिलती रहेगी। बस प्रोसीजर थोड़े से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, बस इतनी सी बात है उसमें। ठीक है, अब ये जो लोग वहां से भाग करके आए हैं, उन्हीं की हेल्प करने के लिए माइनॉरिटी जो वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन जो है फेस कर रही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें, तो इनकी हेल्प करने के लिए इंडिया में ये लॉ हमने बनाया है। ठीक है, यहाँ आकर के लोग अपनी जान बचा सकते, मीन्स जो आ गए, पहले आ गए थे, आई थिंक 2014 उन्होंने टाइम पीरियड रखा है, जो आ गए सो आ गए, और उनको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हेल्प कर देंगे कि भाई जब यहाँ रह ही रहे हैं तो उनको फिर हम क्या कर देंगे? सिटीजनशिप दे देंगे। अब उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे यदि उनको यहाँ पे सिटीजनशिप चाहिए? ऐसा नहीं है कि वो आए और बस ऑटोमेटिक, नहीं। एक तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो, किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो, आइडेंटिटी पेपर्स हो, एनी कोई लाइसेंस हो, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो जो कि इश्यू किया गया हो, कहाँ से? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। मीन्स भाई भाग करके तो वो यहीं से आए हैं ना, तो वहां से आए तो उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो वहां से आए हैं। तो वहां की अथॉरिटी का कोई भी डॉक्यूमेंट इनको जो है सबमिट करना पड़ेगा, तब इनको ये मिलेगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक पोर्टल बनाया है, इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। यहाँ पर जो फोटो, डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब इनको अपलोड करने होंगे। बाकी इसके अलावा प्रॉपर इंक्वायरी वगैरह भी इनकी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, उसके थ्रू फिर बाद में इनको कंप्लीटली जो इंडिया की सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। नेक्स्ट, ओपनहीमर विंस अवार्ड्स फॉर बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही जूम हो जाता है, अपने आप ही जूम इन हो जाता है, जूम आउट हो जाता है। ठीक है, कई बार ये परेशान कर रहा है। चलिए, रिसेंटली अभी 2024 के लिए अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, जो ऑस्कार अवार्ड्स है, इसी को हम एक कई बार क्या बोल देते हैं? एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो ऑस्कार अवार्ड्स कह लीजिए या एकेडमी अवार्ड्स कह लीजिए। ठीक है, तो 96 जो अकादमी अवार्ड्स हैं वो अनाउंस हुए हैं 2024 के लिए। इस सेरेमनी को होस्ट किया था जिमी किमेल ने। कहां पर होती है ये सेरेमनी? हमेशा लॉस एंजल्स में होती है, यूएसए में। ठीक है, और जो बेस्ट मूवी रही वो रही ओपनहीमर, बिकेम एज द स्टैंड आउट विनर। सबसे ज्यादा अवार्ड्स इसी मूवी को मिले। आपको पता होगा कि ओपनहीमर वो थे जिन्होंने ये जो न्यूक्लियर बम, एटम बम जो है बनाने का काम जो है किया था। इसी उन्हीं की लाइफ पर जो है एक मूवी बनाई थी जिसका नाम भी क्या रखा गया? ओपनहीमर रखा गया। इनको टोटल 13 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड इसी मूवी को है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसी मूवी को है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी इसी मूवी को है। तो जिसने ये मूवी बनाई उसको बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर जो हमें जो व्यक्ति थे जिन्होंने रोल किया, और बेस्ट पिक्चर ये खुद स्वयं जो मूवी है। सिलियन मर्फी की अगर हम बात करें तो उन्होंने ओपनहीमर का रोल प्ले किया था, तो इनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे अवार्ड्स पूछे जाते हैं। सिलियन मर्फी को और भी अवार्ड्स मिले हैं जल्द से। गोल्डन ग्लोब्स, ये मैं आपको पढ़ाया था, क्लास में भी डिस्कस किया था। बाफ्टा भी इन्हीं को मिला है, और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, बिकॉज जो है
जो अगर ऑस्कार तक कोई पहुंच गया तो इसका मतलब बाकी में भी उन्हीं को मिला होगा। मलयालम फिल्म इंडिया की तरफ से थी एक, इसका नाम था एवरीवन इज अ हीरो। ये मूवी हमने इंडिया की तरफ से क्या थी, इसके लिए नॉमिनेट की थी कि इसको भी कोई अवार्ड मींस जो है ऑस्कार अवार्ड मिल जाए, लेकिन फाइनली ये लिस्ट तक गई, लेकिन फाइनल लिस्ट में ये फिर नहीं आई, नॉमिनेशंस में इसको आउट कर दिया गया। ये हैं कुछ अवार्ड्स जो आप याद रख सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, एक मूवी को। बेस्ट फिल्म एडिटिंग अवार्ड मिला है ओपनहीमर को। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला है ओपनहीमर को। बेस्ट स्कोर भी इसी का रहा है। बेस्ट सॉन्ग कौन सा रहा, व्हाट वाज आई मेड फॉर, मैं किस लिए बना है, किसने गाया था ये बारबी नाम की मूवी थी उसमें से। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी को मिला है, इन्होंने ओपनहीमर का रोल प्ले किया था ओपनहीमर मूवी में। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, इसके डायरेक्टर हैं वो ओपनहीमर के। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, एम्मा स्टोन को, कौन सी मूवी के लिए, पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट पिक्चर कौन सी रही, ओपनहीमर रही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, आप स्क्रीन को पॉज कर लें, वीडियो को पॉज कर लें और देख लें और इनको नोट डाउन भी कर लें। नेक्स्ट अब हम पहुंचते हैं आज की जो है अनदर न्यूज पर, दैट इज G4 मॉडल फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स। यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए एक मॉडल है दैट इज G4 मॉडल, इसको सजेस्ट किया है अभी किसने, इंडिया ने। इंडिया प्रेजेंटेड G4 मॉडल ऑन बिहाफ ऑफ ब्राजील, जर्मनी, जापान एंड इंडिया। ये 4 कंट्रीज हैं, इन्हीं को कहा जाता है क्या, G4, ग्रुप ऑफ 4, जैसे G20 है ऐसे ही G4 है। इन्हीं कंट्रीज के बिहाफ पर इंडिया ने अपना एक मॉडल जो है प्रेजेंट किया है, कहां पर, यूनाइटेड नेशंस में। किसके लिए, कि भाई इस मॉडल पर डिबेट हो, डायलॉग हो और नेगोशिएशंस हो, अगर अच्छा लगे हमारा मॉडल तो इसको एक्सेप्ट कर लो। द प्रोपोजल्स गेन्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ यूएन मेंबर्स। ये 4 तो है, बाकी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इस प्रपोजल का सपोर्ट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें इस मॉडल में कहा गया है कि हम चाहते हैं कि जो यूएनओ है, यूएनएससी स्पेशली, उसमें रिफॉर्म्स हो। रिफॉर्म्स क्या हो, सारा खेल इस बात का है कि उसमें मेंबर्स का जो है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए, उनको भी वीटो पावर वगैरह मिलनी चाहिए। तो क्या रिफॉर्म की बात की इन्होंने, न्यू मॉडल क्या कहता है, द मॉडल सजेस्ट इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी काउंसिल्स मेंबरशिप फ्रॉम 15 टू 25-26। अभी आपको पता होगा कि इस समय यूएनएससी में यूएनएससी इसमें अभी टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और जो 10 हैं वो टेम्परेरी होते हैं, तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। यहाँ इस मॉडल में कहा गया है कि इसकी जो संख्या है वो कर दी जाए 25 से 26 के आसपास इसको कर दिया जाए। मींस अब जो मेंबर है जो 15 है उसको या तो 25 कर दो या 26 कर दो, अराउंड इस लेवल पर लेकर के आओ। मींस मेंबरशिप को हम बढ़ाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। रीजनल रिप्रेजेंटेशन की भी ये बात कर रहे हैं इस मॉडल के थ्रू। कैसे, तो अभी जो हम इसमें देखते हैं यूएनएससी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है नहीं, सारे के सारे रीजन्स का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि अमॉन्ग द 6 न्यू मेंबर्स, तो अभी हम नए और ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ से हम कुछ और ऐड करना है, तो प्रपोजल कहता है कि देखो 2 तो आप अफ्रीका से लाइए, बिकॉज अभी तक अफ्रीका से एक भी नेशन यूएनएससी में नहीं है। एशिया पैसिफिक से लेकर के आइए, एक जो है 2, एक अफ्रीका से, एक एशिया पैसिफिक से, 1 लैटिन अमेरिका से लेकर के आइए और कैरिबियन स्टेट से लेकर के आइए। लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन है आपको समझ में आ गया हो, लैटिन अमेरिका हम किसको बोलते हैं, जो साउथ अमेरिका है। कैरिबियन जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच वाला जो रीजन है उसको हम कैरिबियन स्टेट्स बोलते हैं। फिर कह रहे हैं कि एक लेकर के आओ वेस्टर्न यूरोपियन से और कहीं अदर से। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसमें क्या हो, रिफॉर्म्स हो। क्या, फ्लेक्सिबिलिटी इन वीटो। आपको पता होगा कि यूएनएससी इसमें अभी तक जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो भी आपको बताया था मैंने कि जो मल्टी एंट्री वाली जो मिसाइल टेस्ट की थी उसमें जो 5 थे, मींस यूएसए, रसिया, चाइना, ब्रिटेन और सर आपका फ्रांस, ये जो 5 कंट्री हैं इन्हीं के पास में अब तक क्या है, वीटो पावर है।
तो हमने यहाँ पर ये कहा है इंडिया की तरफ से कि देखो G4 मॉडल क्या कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑन वीटो पर अभी हम क्या रखना चाह रहे हैं, वीटो पर क्या रखूं, फ्लेक्सिबिलिटी रख लो भाई। कैसे, क्या फ्लेक्सिबिलिटी रखना हम चाह रहे हैं, हम ये रखना चाह रहे हैं कि specifying that new permanent members won't exercise the veto until a decision made during a review means अभी इनको जो नए मेंबर्स आएंगे उनको वीटो पावर मत दीजिए आप, उसके लिए क्या कर लो, अलग से हम इसकी वीटो पावर पर अलग से रिव्यू कमेटी बना लो, कुछ भी कर लो और उसको रिव्यू कर लो। जब तक वो रिव्यू नहीं हो जाएगा, सब लोगों का सहमति वगैरह नहीं हो जाएगी, तब तक देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड देम वीटो पावर। ठीक है, तो भाई स्टार्ट में क्या करो, केवल मेंबर्स को बढ़ा लो, परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर मत दो। और दूसरी बात कि अभी तक इसमें अनस्पेसिफाइड जो है परमानेंट मेंबर्स, अभी इस मॉडल में ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन से कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। अभी तक बस ये कहा है कि उन कॉन्टिनेंट से आप ले लीजिए, उन रीजन से आप ले लीजिए। तो D4 जो मॉडल है वो ये नहीं बताता कि कहाँ से हम उसको ले रहे हैं। तो वो परमानेंट सीट के लिए बाद में डिसीजन ले लिया जाएगा जब उसमें यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग होगी और वहां पर उनका इलेक्शन हो जाएगा, उन्हीं को आप परमानेंट मेंबरशिप दे दीजिए। ठीक है, तो उसको कौन डिसाइड करेगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन G4 कंट्रीज। G4 कंट्रीज में ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये 4 कंट्रीज आते हैं। ये चारों ही क्या कहते हैं कि हमको कहाँ लेकर के आओ, यूएनएससी की परमानेंट मेंबर हमको बनाओ। G4 नेशन सपोर्ट ईच अदर्स बिड्स, ये चारों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया कहेगा हाँ जी हमको बनाओ यूएनएससी का परमानेंट मेंबर, तो ये तीनों क्या करेंगे, हाँ जी इंडिया को बनाओ। जापान कहेगा हमको बनाओ, तो ये तीनों कहेंगे हाँ जी जापान को बनाओ। ठीक है, ये ऐसा ग्रुप है। बिड्स फॉर परमानेंट यूएन मेंबरशिप के लिए आप इसमें बात करते हैं। ट्रेडिशनली the G4 countries hold meetings on the sidelines of the annual high-level UN General Assembly session. जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, जो एनुअल सेशन होते हैं, उसी के साथ में ये साइड में कहीं बैठ करके क्या कर लेते हैं, अपनी मीटिंग भी करते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो किसी बारात में गए, ठीक है, वहां पर आप 4 दोस्त मिले और एक साइड में कहीं टेबल लगा ली और बैठ करके चर्चा करने लग गए। ठीक है, मेन पर तो आए कहाँ थे, आप किसी बारात में आए थे, लेकिन आपने अपनी अलग मीटिंग कर ली। तो ये G4 के कंट्रीज हैं, जब यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसकी मीटिंग में जाते हैं तो साइड में अपनी भी मीटिंग वहीं पर ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है G4 कंट्रीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, यही सब आपका जीके बहुत अच्छा कर देंगे। सो गाइस, टुडे we are going to finish this session in the hope that we will meet again on the next day. So goodbye, take care.